नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो 31 जुलाई को होने वाली राजस्व लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं। और बेसिकली इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आप में से सभी के दिमाग में चल रहे होंगे। आप में से सभी के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही होंगी, इस टाइम पर एक एग्जाम का प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। उस सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। और मैं कह सकता हूं कि नो डाउट यह वीडियो 20 से 25 मिनट का होने वाला है एंड आई एम नॉट फोर्सिंग यू। मैं आपको प्रेशर देकर के इस चीज़ को नहीं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखिए। स्पेशली मैं ऐसे बच्चों से विशेष रूप से कहूंगा जिन्होंने यहाँ से एक वीडियो भी अगर देखी है, यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट भी अगर उन्होंने पढ़ा है और जो मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि गोले कैसे भरें, कोई कह रहा है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। देखिए, इस चीज़ पर बात करने का ये मेन मोटिव नहीं है मेरा, क्योंकि आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देंगे ये आपकी इफ़िशियंसी है। आप गोले किस तरीके से भरते हैं ये आपका पर्सनल वे है, पर्सनल तरीका है। इस पर मैं अपना कोई दूसरा फंडा निकाल के या इसमें मैं अपना कोई नया आइडिया देके आपके दिमाग को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन जो एक कह सकते हैं बेसिक सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सॉल्यूशन भी आप लोगों को पता होता है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, आप उसको अपने ऊपर फॉलो नहीं कर पाते। ऐसी चीज़ों के बारे में हम बेसिकली यहाँ बात करेंगे। जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 6 पॉइंट्स पर मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ। और ये 6 पॉइंट आप में से सभी लोगों के, अब मैं ये नहीं कह रहा आप में सभी लोगों के, इन 6 पॉइंट्स की जो 6 प्रॉब्लम्स हैं ये आप सभी की प्रॉब्लम्स होंगी। इसमें से 2 प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं, 3 प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं और हो सकता है ये 6 प्रॉब्लम्स भी आपकी ही हों। तो मैं इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूं कि इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, मैंने कभी किसी वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया और ना ही इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ कर रहा हूं। और आप 20 से 25 मिनट अगर मुझको देते हैं और 20 से 25 मिनट बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते हैं तो 100% इस बात की गारंटी है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जाएंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, इस एग्ज़ाम में जब आप परसों एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 31 जुलाई को एग्ज़ाम में बैठे होंगे, 4 से 5 प्रश्नों की मैं गारंटी लेता हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप 4 से 5 नंबर ज़्यादा स्कोर करेंगे, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम देंगे, बिना प्रेशर के एग्ज़ाम देंगे। तो जानते हैं सबसे पहले हमारे जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट पर मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ। लास्ट टाइम एग्ज़ाम प्रेशर, लास्ट टाइम पर जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है, एक अननेसेसरी प्रेशर हम अपने ऊपर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जनरली प्रेशर किसको होता है? जिसने ज़्यादा तैयारी करी होती है, जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, उसने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ा होता है और कहीं ना कहीं वो अश्योर्ड होता है एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक कि मैंने इतना पढ़ लिखा है या मैंने इतनी सारी चीज़ें कवर करी हैं कि मैं 100% इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा या 100% इस एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूँ। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जाती है, वही बच्चा, वही स्टूडेंट जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, जिसने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा था और 1 महीने पहले तक वह कॉन्फिडेंट था कि मैंने इतना पढ़ लिखा है कि मैंने इस सारे एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर लेना है, बहुत अच्छा स्कोर मुझे इसमें करना है, और वही धीरे धीरे जैसे जैसे परीक्षा की डेट नज़दीक आती है प्रेशर से घिरता चला जाता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, ये एक बेसिक प्रक्रिया है, एक सामान्य चीज़ है और प्रेशर होना एक आम बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल सामान्य होकर के, हमें बिल्कुल कह सकते हैं संयत होकर के आपको पेपर देना है। इस चीज़ के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास देखे होंगे और किन एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट आपने देखा होगा अपने आसपास। आपका कोई भी कलीग हो सकता है, आपका कोई भी सहपाठी हो सकता है, आपने देखा होगा वो बहुत ब्रिलियंट है, हर चीज़ में अच्छा करता है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकता है और सभी चीज़ें उस पर आती हैं, जितना भी सिलेबस है उसने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। और एक आपने एवरेज अपना साथी देखा होगा जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीता है और बड़ा ही कह सकते हैं वो नॉर्मल वे में सारी चीज़ों को देखता है,
मस्ती करता है, अपने अच्छी तरीके से रहता है, मतलब प्रेशर नहीं लेता, चीज़ों को वो कर रहा होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन रोबोट बन के पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, बड़ा नॉर्मल वे में नियमित रूप से सीमित तरीकों अपनाते हुए बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा होता है। और एक साइड में ये होता है जो बहुत भयंकर तरीके से पढ़ रहा होता है, दिन रात एक कर रहा होता है। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये जो है ये सिलेक्ट नहीं हो पाता है और ये जो है ये सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे उदाहरण इमेजिन करके देखिए, आपके आसपास इसके बहुत से उदाहरण होंगे जिन लोगों को आप जानते होंगे, और ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप जानते होंगे जिनके बारे में आप ये कहते होंगे कि ये जिस एग्ज़ाम में बैठेगा उस एग्ज़ाम को निकाल लेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिजल्ट आपने देखा होगा इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया। इस सिलेक्शन न होने के 3 कारण हो सकते हैं, ठीक है। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनको ठीक तरीके से समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस व्यक्ति की जो कि बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है और इसने बहुत अच्छी तरीके से काम किया था एग्ज़ाम टाइम तक, ठीक है, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक एवरेज आदमी जो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर रहा था, 4 से 5 घंटे नॉर्मल पढ़ रहा था, लेकिन चीज़ों को ढंग से पढ़ रहा था, फोकस्ड पढ़ाई कर रहा था, इसका सिलेक्शन हो गया। 3 रीजन इसके पीछे हो सकते हैं इसके असफलता के, ठीक है। ये फेल क्यों हुआ, अब मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे इस कैटेगरी में आते होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी, और लास्ट टाइम पर कहीं ऐसा ना हो कि इन 3 चीज़ों की वजह से, इन 3 कारणों की वजह से आप यहाँ इस कैटेगरी में आ जाएँ, ठीक है। आप ब्रिलियंट तो हैं, आप अच्छे हैं, आप एक एग्ज़ाम निकाल के आए हैं, तो अपना मोरल डाउन मत कीजिए। आप PAT क्वालिफाई करके आए, लाखों बच्चे छट गए, उन सभी को क्रॉस करके आप मेंस के लिए आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं दूसरों से बेटर हैं। आप ये फील कीजिए अपने अंदर, आप ये मत कीजिए कि हम बेकार हैं, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये फील कीजिए कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों से बेटर हैं, और बेटर होने के बावजूद भी आप इस वाली कैटेगरी में ना आ जाएं। उसके 3 कारण होते हैं। पहला रीज़न ये होता है इसका, ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। दूसरा रीज़न इसका ये होता है, जैसा कि मैंने बताया था, प्रेशर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, प्रेशर किसको होता है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसको प्रेशर होना स्वाभाविक है। और क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो ये क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम पर प्रेशर ले जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पर ये प्रेशर ले जाता है। और तीसरा कारण ये होता है, ये जो कारण बता रहा हूँ मैं, आपने देखा होगा, सपोज कीजिए आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा, सारे जो आपका सिलेबस था उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ भी किया, नोट्स भी बनाए, नोट्स भी लगातार रिवाइज़ करते रहे, सारी चीज़ों को मतलब ओवरऑल आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर आपका जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया वो आपके लेवल का नहीं आया। बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोज कीजिए जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी और वही चीज़ें एग्ज़ाम में पढ़ गई, ये लक होता है, ठीक है। यानी एग्ज़ाम जो आया, एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आपके आया वो आपके लेवल का नहीं आया, ठीक है। ये तीसरा रीज़न हो सकता है। तो ये तो अपने हाथ में है नहीं लेवल वाला, कि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से सेट होगा, ये अपने हाथ में नहीं होता है। तो इस पर चिंता करना को बिल्कुल कह सकते हैं फिजूल की बात है, इस पर तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर ही नहीं सकते, और इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करना बिल्कुल बेकार की बात है। अब 2 चीज़ें जो ऊपर हैं ये अपने हाथ में हैं। पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमको बिल्कुल सामान्य रहना है। और दूसरी चीज़, प्रेशर नहीं लेना है। और प्रेशर न लेने का, जैसे कोई दवाई नहीं होती है कि आपको दे दिया जाए और आप प्रेशर आपका ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कैसी मेंटलिटी सेट करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, किस तरीके से आप सेट करके बैठते हैं, वो चीज़ें जो है आपके प्रेशर को कम करती हैं, ठीक है। और प्रेशर कम करने का सबसे बड़ा उदाहरण है, और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कि प्रेशर उनको भी ज़्यादा होता है वो जो ये समझ के बैठते हैं कि इस एग्ज़ाम के अलावा ज़िंदगी में कुछ है नहीं। तो कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो। इवन UPSC की मैं बात कर रहा हूँ, UPSC की भी आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में भी आपका नहीं हो रहा है, तो भी आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये बहुत मैंने इतनी आसानी से इस चीज़ को कह दिया, इतना आसान नहीं होता है एक्चुअल में। जब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ऑप्शंस ढूंढा कीजिए कि ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। हम परेशान हो लें, प्रेशर ले लें, उससे क्या होगा, नुकसान ही होगा। और नॉर्मल रहेंगे, बिल्कुल संयत रहेंगे और बिल्कुल तनाव मुक्त रहेंगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आगे हम दूसरे फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो पहली चीज़, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर से बचिए। और कहीं ओवर प्रेशर के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप
इस कैटेगरी में होते हुए भी यहाँ पर आ जाएं, इस कैटेगरी में होते हुए भी यहाँ पर आ जाएं, तो ये आपको नहीं करना है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी जब वार होता है, कोई भी जब युद्ध होता है, उसमें जो योद्धा लड़ने जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि वो उस युद्ध को जीतेगा या हारेगा। ठीक है, रिलेट कीजिएगा इसको अपने एग्ज़ाम से। जब भी कोई वॉर होता है, जब भी कोई युद्ध होता है और उसमें कोई भी वॉरियर, कोई भी योद्धा लड़ता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वह जीतेगा या हारेगा, क्योंकि एक लोग को तो हारना ही है। इम्पोर्टेंट ये है कि उस वॉर को उसने लड़ा कैसे, उसमें उसका करेज कितना था, उसका साहस कैसा था, उसकी स्पिरिट कैसी थी उस काम को करने में, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, ये भी एक वॉर है, इसमें बहुत सारे योद्धा आएंगे। ठीक है, सारे योद्धाओं के बीच में आप बैठे हैं और कौन सुपीरियर होगा, जो कहीं ना कहीं आपसे बेटर होगा वो सुपीरियर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस युद्ध में हार जाते हैं या इस वॉर में आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हार जीत इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट होता है कि आप लड़े कैसे, आपने स्ट्रगल किया, आपने अपनी स्पिरिट दिखाई। लास्ट में परिणाम कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। परिणाम मैटर ये करता है कि आपकी स्पिरिट कैसी है उस काम को करने में। आप वहाँ पर बैठ के अब युद्ध भूमि में आप जा रहे हैं, वॉर में आप जा रहे हैं, और वॉर में जा कर के आप वैसे ही वहाँ गुमसुम से बैठे हैं, ढीले ढाले शरीर लेकर के बैठे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है, आपके अंदर स्पिरिट ही नहीं दिखाई दे रही है, तो आप पहले से ही हारे हुए हैं, आपको युद्ध में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ भी हो, अपना एफर्ट पूरा डालिए, अपना स्पिरिट दिखाइए। ठीक है, अपना जो भी आपने अब तक किया है, जो भी आपने सीखा है। प्रेशर लेने से क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी जिस चीज़ की भी आपने बेहतर तरीके से तैयारी की है, अगर आप ओवर प्रेशर लेते हैं, दिमाग के ऊपर तनाव लेते हैं, अनवांटेड प्रेशर अगर अपने ऊपर क्रिएट करते हैं, तो बेशक आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन उसके परिणाम हमेशा गलत होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने यूपीएससी निकाला है, लेकिन मैं एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कराता हूं। और मैंने आपसे कहा भी था एक सही समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने एग्जाम्स निकाले हैं। और जिस जॉब को मैं प्रेजेंटली कर रहा हूँ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैं इससे भी अच्छी जॉब में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने उसको छोड़ करके ये प्रोफेशन चुना, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। चाहे कैसे भी मैं कर रहा हूँ, जितना भी मैं कर पा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, उसी के अनुभव पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं, जितने वनडे एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, उसी के अनुभव पर जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, वही उसी का जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी, आप वॉरियर की तरह हैं, युद्ध में जा रहे हैं, परिणाम कुछ भी हो, जीतो हारो, स्पिरिट आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, आपका करेज होना चाहिए आपके अंदर, आप लड़े कैसे, आपने उस चीज़ को फेस कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, एक सिंगल एग्ज़ाम आपकी लाइफ को बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता। लाइफ हर एग्ज़ाम से बड़ी है, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो। ठीक है, जीवन भी अपने आप में एक एग्ज़ाम है और इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो पहली चीज़, प्रेशर को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिएगा। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं सेफ स्कोर और अटेम्प्ट पर। अब ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, इसको सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, कोई सेफ स्कोर नहीं है, और ना ही मैं कोई आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं कि आप इतना करके आइए। देखिए, आप हर आदमी जब एग्जामिनेशन में बैठता है तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट डालता है और वो ये कोशिश करता है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकूं। एक जनरल सा एक डाटा मैं आपको बताता हूं, जनरल सा आइडिया जो मैंने सोचा है, हो सकता है मे बी ये रॉन्ग हो, लेकिन जहाँ तक है मेरा जो अनुमान है, मैं 99.99% कह सकता हूँ कि यही डाटा हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स के बाद में। जैसे मैं एक 3 कैटेगरी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 65 to 75। मैं आपको सेफ स्कोर नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 65 to 75, 75 to 80 और 80+, ये 3 कैटेगरी है हमारी। ठीक है, 65 to 75, 75 to 80 एंड थर्ड कैटेगरीज 80+। अब इस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं, जितने भी बच्चे लेखपाल के मेंस में बैठ रहे हैं राजस्व लेखपाल के लिए, उसका एक ह्यूज नंबर, अब मैं नंबर भी नहीं बताऊंगा, इतना कैलकुलेटिव भी नहीं हूं मैं कि आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूं कि साहब 5000 से 4000 2000 जैसे कि हो रहा है, मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा नंबर, आपके जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं इसमें, आप में से जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नंबर इस रेंज के बीच में जो है दिखाई देगा एग्ज़ाम्स के बाद में, 65 से लेके 75, बहुत बड़ा अमाउंट। अब इसके बाद में यहाँ पर जो संख्या होगी, यानी 65-75 पे मैंने जैसे एक एवरेज अगर लगा लीजिए, एक एवरेज मैंने लगाया
तो लगभग मैं 70% स्टूडेंट्स मान सकता हूँ यहाँ पर 65 से 75 में। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, 70 प्लस भी हो सकता है, 75 तक जा सकता है। यहाँ पर 5-10% बच्चे होंगे, ठीक है। इसको मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ, 80%, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो 10% के समथिंग इसको मान लीजिए, और ये जो है संख्या ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। ये 80 प्लस वाली संख्या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कम से कम एटलीस्ट इस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी में आपको आना है। और इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको टाइम भी पर्याप्त मिला है इस एग्ज़ाम्स के लिए, तो इस कैटेगरी में आप आ सकते हैं। और इस कैटेगरी में आप आए हैं, अगर इस कैटेगरी में आप नंबर ला रहे हैं, इस रेंज में आप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सेफ मान करके चल सकता हूँ। वैसे मान लीजिए 75 से 80 के बीच में आप रिलाई करते हैं, 75 से 80 के बीच में आप स्कोर करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में हमने बहुत अच्छा किया। अब इसके बाद में एक प्रश्न और उठता है कि जैसे आपने एग्जामिनेशन में गए और आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया और आप 75 से 80 के बीच में पहुंच गए। अब बाकी आपको क्या करना है, आगे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, अब ये जो मैं बताने वाला हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको करें या न करें। लेकिन इसके कुछ रीजंस जो कि एग्जैक्ट रीजंस हैं, और कह सकते हैं सही मायनों में जो इसके सही कारण हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने ये परीक्षा दी होती या मैं बैठा होता और मैं इस रेंज में पहुँच जाता, चाहे मैं इस रेंज में भी होता 65 से 75, ठीक है। अगर 65 से आप डाउन जाते हैं तो आप ये मान करके चलिए आपके एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ऑनेस्टली 65 से नीचे आप जाते हैं तो आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कम से कम आपको इससे ऊपर जाना होगा, ठीक है। मैं 65 पे भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 65 से नीचे अगर आप जाते हैं तो आपका स्कोर इस एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ख़राब है। आप इससे थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, 70 के आसपास अगर आप जो है आते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेंज में आप खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। लेकिन मैं अगर सपोज कीजिए इस रेंज में भी होता या फिर इस रेंज में भी होता तो मैं पर्सनली क्या करता, मैं 100 अटैम्प्ट करता। आपको जान करके थोड़ा सा बुरा लगेगा, हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से कमेंट में ये कहें कि यानी क्या कह रहा है, पता नहीं कौन सी चीज़ें और किस बेस पर ये सारी चीज़ें बता रहा है। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो अगर मैं चाहे इस कैटेगरी में आ रहा होता और चाहे मैं इस कैटेगरी में आ रहा होता, मैं बाकी के सारे अटैम्प्ट करता। मतलब मैं इस पेपर में 100 अटैम्प्ट करके आता। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? अगर मैं 60 से नीचे जा रहा हूँ तो जनरल सी बात है मेरा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। 60 से नीचे अगर मैं जा रहा हूँ या 60 या 65 तक रिलाई कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। और जब नहीं होने वाला है तो फिर पेपर में कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका भी एक रीज़न बताऊँ करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ तक भी अगर हम पहुँचते तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता, 100 अटैम्प्ट करना पड़ता। अब 75 से 80 के बीच में सपोज कीजिए आप 80 तक पहुँच गए, आपने 80 स्कोर किया, बचे 20 क्वेश्चन। अब ये करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है, ठीक है। जो नेगेटिव मार्किंग है हमारी वो 1/4 की है, तो इसमें रिस्क ले सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। इसका जनरल सा बेसिक मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। इसका एक बेसिक सा मतलब ये है। तो मान लीजिए कि 20 प्रश्न हैं और 20 में से 4 आपने जो है कॉमन सेंस के आधार पर 4 क्वेश्चंस लगाए, और क्वेश्चंस लगाने के कैसे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मतलब एक बहुत सामान्य सा भी अगर हम अनुमान यहाँ से लगाएं तो हम ये मान सकते हैं कि 4 में से, इन 4 क्वेश्चंस में से 2 हमारे ठीक हो सकते हैं और 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 तो ठीक हो ही सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, यानी आने वाला 4 सेक्शन वाला, अगर जो जैसे 20 में से 4 क्वेश्चन हमने लगाए और 4 में से अगर हमारा मिनिमम 1 भी सही निकला और 3 गलत निकले, ठीक है, और फिर उसके बाद में मान लीजिए कि दूसरा 4 वाला अगर सेक्शन हमने लगाया, 4 क्वेश्चन और लगाए और उसमें से हमारे 2 सही निकल गए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आपको लॉस नहीं देंगी, बेनिफिट ही दे सकती हैं यहाँ से, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 में भी थोड़ा रिस्क हो जाता है, लेकिन 1/4 में यहाँ से आप रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क कैसे लेना है कि जब आप 80 तक पहुंच जाएं, जब आप 80 तक आप पूरा अपना पहुंच जाएं कि 80 क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं और उसके बाद में 20 क्वेश्चंस का क्या करना है, तो आपको कैसे करना है, क्योंकि 80 प्रश्न जब आप कर चुके होंगे तो आपके पास इतना क्षमता नहीं बची होगी कि अब मतलब ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बचा होगा कि जो आपको एग्जैक्ट आता हो।
क्योंकि एग्जैक्ट जितने आते थे वो आपने कर लिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे हों या 10 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, बाउंसर होंगे वो, ठीक है। और 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं प्रोबेबली जिनको आपने पढ़ा होगा लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है उसमें कि राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है ये नहीं देखना है आपको थोड़ा सा रिवर्स सोचना है। रिवर्स कैसे सोचना है, रिवर्स ऐसे सोचना है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। आपको एलिमिनेटिंग प्रोसेस पे जाना है, आपको ये देखना है, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसका सही आंसर क्या है, आपको ये सोचना है कि इसमें से कौन सा आंसर, जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे उसमें से आपको ये सोचना है कि इसमें से कौन सा आंसर डेफिनेटली हो ही नहीं सकता। तो उन चीज़ों को वहाँ से आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको कहीं ना कहीं वहाँ से क्लू दिखेगा और आप उसमें से एक ऑप्शन जो है वो टिक कर सकते हैं। ऑप्शन टिक करने को इसको तुक्का मेथड भी बोल सकते हैं, तुक्का भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है तुक्का लगाएं कि नहीं लगाएं, तो तुक्का आपको लगा देना है, मेरी समझ से आप लगाइए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, आप रिस्क लीजिए, इसमें आप रिस्क लीजिए और रिस्क उन्हीं लोगों को लेना है, स्पेशली मैं एक चीज़ कंडीशन है इसमें, रिस्क उन्हीं लोगों को लेना है जिन्होंने पढ़ा होगा। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए तुक्का या ये इस तरीके का रिस्क लेना वो बेकार है, ठीक है। ये चीज़ें तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपने पढ़ाई करी है, आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा है, आपने चीज़ों के अच्छी तरीके से जाना है, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का तरीका भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अप्लाई करने का तरीका कैसे बात करेंगे, जैसे आपने 80 क्वेश्चन करे, ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में होता है, 80 क्वेश्चन आपने करे, 80 क्वेश्चंस में आपने देख लिए। एक जनरल सा मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। 3 तरीके हैं आपको ऑप्शन लगाने के, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 3 तरीके हैं आपके पास। 3 तरीके कौन से हैं, 80 क्वेश्चन आपने करे, 80 क्वेश्चन में से आप ऑप्शन गिन लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, कि कितने ऑप्शन ए हैं, कितने बी हैं, कितने सी हैं, इस तरीके से आप गिन लीजिए, ठीक है। और जो ऑप्शन ज़्यादा निकले, इनमें से जो ऑप्शन ज़्यादा निकले, जैसे मान लीजिए ए ज़्यादा है, बी ज़्यादा है या फिर सी ज़्यादा है, जो भी ऑप्शन, अगर आपको लगता है बी ऑप्शन 80 क्वेश्चन जितने भी मैंने एग्जैक्ट लगाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से 100% कॉन्फिडेंस के साथ में जो 80 क्वेश्चन आपने किए उनमें से अगर बी ऑप्शन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो बाकी के हैं उसमें 4-4, 5-5 के सेगमेंट बनाइए क्वेश्चन के। जैसे 5 क्वेश्चन लगा लिए तो 5 क्वेश्चन आपने बी लगा दिए। फिर जैसे दूसरे नंबर पर आप जाएंगे कि उसके बाद में सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी थे और उसके बाद में मान लीजिए कि इससे कम थोड़े ऑप्शन सी हैं, सबसे कम ए के हैं, तो ए को तो आप छोड़ ही दीजिए, बी और सी के ऊपर बात कीजिए। बी सबसे ज़्यादा है तो आप 4 क्वेश्चन जैसे एक रेंज में लगा के 4 क्वेश्चन आप बी लगाइए, फिर 4 क्वेश्चन सी लगाइए, फिर 4 क्वेश्चन बी लगाइए, फिर 4 क्वेश्चन सी लगाइए। हो सकता है आपको आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये मेथड थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। मैंने अप्लाई भी किया है कई एग्जाम्स में और मुझे डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिला है। लेकिन ज़्यादा जो हाई कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते। 1/4 है, यहाँ पर इजीली आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये मेथड भी कब अप्लाई करना है, आपको जो ऑप्शन दे रखे होंगे ना, आप जब इस प्रोसेस पर पहुंचेंगे तो उसके 3 तरीके हैं। ये पहला तरीका बताया मैंने, इसके अलावा 2 तरीके और हैं, लेकिन इसको आप कब लगाएंगे, जब वो 2 तरीके आप लगा लेंगे और उसमें से कोई कैसे भी आप नहीं पहचान पाएंगे, तब जाके इस प्रोसेस पे आएंगे। तो वो 2 तरीके कौन से हैं? 2 तरीके ये हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है लॉन्गेस्ट ऑप्शन, ठीक है। स्पेशली ये किस पर लागू होगा, जो जीएस वाला सेक्शन होगा आपका और रूरल डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन होगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन होगा उस पर ये अप्लाई हो सकता है। आप जीएस वाला सेक्शन कर रहे हैं या ग्राम समाज वाला सेक्शन कर रहे हैं, यूपी स्पेशल वाला सेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें से ये देखिए कि सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा दे रखा है क्वेश्चन में। जो सबसे लंबा ऑप्शन दे रखा होगा 90% चांस होते हैं कि आंसर वही होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन छोटे छोटे दे रखे हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो है उसमें ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, ज़्यादा मटेरियल लिखा हुआ है और ऑप्शन वो बड़ा दिख रहा है आपको। तो 95% केसेस में ऐसा होता है कि ऑप्शन आपका वही सही होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ऑप्शन भी अगर उसमें नहीं है, आपको सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो फिर एक चीज़ देखिए, मान लीजिए 3 आदमी हैं, दूसरा ऑप्शन कैसे चुनना है। 3 आदमी खड़े हैं, यहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं, ठीक है। 4 आदमी खड़े हैं, इस तरीके से समझिएगा चीज़ों को। ये 4 आदमी खड़े हैं, ठीक है। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखना। ये 4 आदमी खड़े हैं, ये 3 आपको ऐसे लग रहे हैं कि सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन एक विचित्र आदमी लग रहा है कि भैया इतने बड़े कान किसके होते हैं। ये छोटे छोटे कानों वाले आदमी हैं, ये आपने देखे होंगे, अपने आसपास नज़र आ जाएंगे। जैसे 4 व्यक्ति खड़े हैं,
4 व्यक्ति एक जगह पर ग्रुप बना करके खड़े हैं, 3 आदमी आपको उनमें से ऐसे लग रहे हैं कि नॉर्मल हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है उसके कान थोड़े से ऊपर की तरफ हैं, नुकीले हैं, ठीक है, बाल जो है कहीं कहीं सिर पर मान लीजिए 1-2 बाल ही नज़र आ रहा है, ठीक है, हाथों की उंगलियां ज़्यादा लंबी हैं, पैर उसके जो है बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं। इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा विचित्र चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन में कोई, ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस में 3 सामान्य ऑप्शंस की तरह दिखाई दे रहे हैं, एक ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा विचित्र है, ठीक है, तो उस ऑप्शन पर जाइए। तो ये 2 मेथड अपनाइए पहले। ये 2 मेथड अगर वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं या चीज़ें इस तरीके से आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, तो फिर तीसरा आप इस पर जा सकते हैं। इस तरीके से आप, मैं मानता हूँ कि आप 100 जो है इस एग्ज़ाम में, जैसा कि जो मेरी पर्सनल राय है, अगर मैं होता तो 100 अटैम्प्ट करता, तो आप इसमें 100 अटैम्प्ट आपको करना है, ठीक है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये चीज़ उन्हीं के लिए है जिन्होंने वास्तव में क्या करी होगी, पढ़ाई करी होगी, और जो बिल्कुल ही बिना पढ़े जा रहे होंगे तो उनके लिए तुक्का हो या कुछ भी हो, सब बेकार है। इसके अलावा एक क्वेरी और है आपकी, टेक्स्ट बुक में जो मॉक दे रहे थे आप, उसका स्कोर जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा कि आपके जो स्कोर था टेक्स्ट बुक ऐप पे, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे तो वो स्कोर ज़्यादा जा रहा था, 80 जा रहा था, 85 तक स्कोर कर रहे थे लड़के, मैंने कमेंट्स में भी देखा था। तो 75, 78, 80, 85 इतना स्कोर कर रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम पर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि उसका जो स्कोर है वो डिक्रीज़ हो गया होगा, उसका जो स्कोर है वो कैसा हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो उससे क्या है, वो एक मॉक टेस्ट के आधार पर या 2 मॉक टेस्ट के आधार पर उस बच्चे ने क्या कर लिया होगा, खुद को ये डिसाइड कर लिया होगा खुद के बारे में कि वो अब एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके स्कोर हैं वो एकदम डाउन हो गए हैं, तो वो प्रेशर ले जाएगा दिमाग पर। लेकिन ये सामान्य सी बात है। शुरुआत में जब मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो फेल होता है इस कैटेगरी में आता है, उसके 3 रीजन होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, प्रेशर और तीसरा है लेवल। एग्ज़ाम का पेपर उसके लेवल का नहीं आया। मान लीजिए आपने टेक्स्ट बुक पर जब आप मॉक दे रहे थे तो कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा टेस्ट आपके सामने आ गया जो आपके लेवल का नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन आ गए उसमें जो आपने शायद हो सकता है नहीं पढ़े हों, और वही आपके सामने आ गया और उसमें आपका स्कोर जो वो डाउन हो गया। और डाउन होने के बाद में 2 दिन बाद पेपर है, तो फिर आप प्रेशर लेने लग गए, इसमें मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, इसमें मेरे 55 ही आए, तो मैं एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ निकाल देना दिमाग में से। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हो और रियल एग्ज़ाम में जाकर के आपने फोड़ दिया हो, बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो आप, तो ठीक है। तो मॉक टेस्ट में अगर आपके स्कोर डाउन भी आ रहा है तब भी आपको बिल्कुल कह सकते हैं स्टैटिक रहना है, बिल्कुल तटस्थ रहना है। आपको बिल्कुल भी अपने जो मोरल है उसको डाउन नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है आप जो मॉक दे रहे हो वो उसने बहुत अच्छी तरीके से सेट किया हो और एग्ज़ाम का जो पेपर है इससे थोड़ा सा हल्का आ जाए और आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो कुल मिलाकर के ये है, अपना जो कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अपने दिमाग का जो संतुलन है उसको सही रखना है, बिगड़ने नहीं देना है, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की लास्ट टाइम पर। प्रेशर आपको लेना नहीं है, मॉक टेस्ट के स्कोर को देख करके डिसाइड नहीं कर लेना है कि मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी कम नंबर आएंगे, ये भी आपको नहीं करना है। तुक्का लगाना है, तुक्का साइंटिफिक तरीके से लगाना है। तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं आँख बंद करके ABCD करते चले गए। अगर आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है, तभी आपको ये मेथड यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहले देखिए सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है। सबसे लंबा ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है, चारों बराबर के हैं, तो आप देखिए उसमें से विचित्र ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, और उसके लिए मैंने समझाने की भी कोशिश करी है विचित्र कैसे देखना है आपको। ये दोनों भी नई तरीका आपको फॉलो हो रहा है। तो आपने पहले, जैसे ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आप एग्ज़ाम कर चुके होते हैं, ये तब की बातें होती हैं। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमारे कौन से सही हैं, तो उस हिसाब से आपने ऑप्शंस को सेट करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में डाउन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। विच पार्ट आर टू बी सॉल्व फर्स्ट, कौन से एग्ज़ाम का पढ़ें, एग्ज़ाम में जब 4 पार्ट आएंगे तो कौन सा पार्ट आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है जनरली, ठीक है, इसमें 2 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। जनरली आपको क्या करना है कि ऐसी सब्जेक्ट्स को पकड़ना है जो कि जिनमें हमको टाइम नहीं लेना पड़ रहा है, देख करके आंसर हम बता सकते हैं। जीएस वाला सेक्शन है, अगर आपको आया होगा क्वेश्चन, पता होगा, पढ़ा होगा, तो देख के आपको तुरंत पता चल जाएगा ये इसका राइट आंसर है, आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जैसे 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 25 तक हम जाएंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को पढ़ने में। 10 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट में आप पूरे एक से लेकर के 25 क्वेश्चन तक जा सकते हो, तो उसमें टाइम कम लगेगा। हिंदी है, हिंदी में आप देख के बता सकते हो। ग्राम समाज में भी आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हो। मैथ को सबसे पीछे रखें, ये मेरी एडवाइस है। मैथ को कहाँ रखें, सबसे पीछे रखें।
और अगर ये मेथड भी आप नहीं अपनाएं तो आप क्या करें, सबसे पहली अगर जिनको प्रेशर हो रहा है, जिनके दिमाग में कह सकते हैं जो अननेसेसरी प्रेशर लेकर के बैठे हैं अपने दिमाग में, उनको क्या करना है, उनको ऐसी सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट होंगी, ऑफलाइन पेपर है, पेपर आपको मिलेगा तो कहीं से भी खोल सकते हैं आप। तो आपको ऐसी जगह से पेपर अपना स्टार्ट करना है जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो, जिसमें आप सबसे बेस्ट हो। अगर आपने शुरुआत में इस सब्जेक्ट से शुरुआत किया, ये किन के लिए है, जो प्रेशर लेते हैं दिमाग पर, जिन पर आज के डेट तक भी प्रेशर है, कल भी जिनके दिमाग पर प्रेशर रहेगा। ऐसे क्या करें, ऐसे स्टूडेंट्स ये करें कि एग्ज़ाम में टाइम जब स्टार्ट करें, मतलब एग्ज़ाम जैसे देना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ें जो आपकी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में से हर मतलब किसी न किसी की कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसी होती है जो बेस्ट होती है। तो उस बेस्ट सब्जेक्ट को, जिसकी आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हों, उस सब्जेक्ट से अपने क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर थोड़ा सा भी अगर ऊंच नीच अगर पेपर में होती है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप, एक तो वैसे ही आप प्रेशर लेके गए हैं और आपने एग्ज़ाम में ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के स्टार्ट कर दिया, ऐसा पोर्शन आपने खोल लिया, वो अपने आप में डिफ़िकल्ट है। और आप जो हैं उस पार्टिकुलर सेक्शन में कमज़ोर हैं थोड़े से, और वहाँ पर आपको शुरुआत में ही 5, 6, 10 क्वेश्चन ऐसे निकल गए जो आपके ऊपर से निकल गए, बाउंसर टाइप के निकल गए, आपको बिल्कुल नहीं आया, आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाए, तो वहाँ पर और ज़्यादा आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ बेसिक सी चीज़ ये है कि आप उसी सेक्शन से स्टार्ट करें जिस सेक्शन में आप बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है कह सकते हैं एक मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, एक काम करने की ऊर्जा आएगी, और आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे कि चलो शुरुआत हमारी अच्छी हुई। जब शुरुआत अच्छी होती है तो निश्चित रूप से एंड जो है वो भी अच्छा होता है। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की बिल्कुल भी। और सबसे बार मैं यही कहूँगा, प्रेशर, एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ भी हो, लड़ना है आपको संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से काम करना है, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है। ठीक है, और बार मैं कहता हूँ कि जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम से ही आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। कल जो है बहुत से लोग आप में से गलती करेंगे, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी किताब लेके ऐसे करके पढ़ रहे होंगे लास्ट टाइम पे। कल मैं आपको सलाह दूंगा, कल चिल मारिएगा बिल्कुल। चिल मारने का मतलब ये नहीं है कुछ और, चिल का मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो चिल नहीं करना है आपको चिल किस तरीके से करना है, अच्छे लोगों के पास बैठिए, ऐसे लोगों से कन्वर्सेशन कीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, पास नहीं है तो, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपसे हमेशा अच्छी बात करते हैं, ऐसे लोगों के पास बैठिए, ऐसे लोगों से कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए। हो सके तो मोबाइल पर कुछ ऐसा कॉमेडी वगैरह की वीडियो देखिए। मतलब कल प्रेशर नहीं लेना है, किताब नहीं पकड़नी है कल भी किताब पकड़ के बैठोगे तो फिर अननेसेसरी प्रेशर आना ही आना है। तो अच्छे लोगों के पास बैठिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, माँ बाप के पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे अपने दिल की बातें कहिए, मन हल्का होगा। तो कल आपको ये करना है, पढ़ना कुछ नहीं है, कल जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। लास्ट टाइम पे भी जो पढ़ रहा होगा मेरी नज़र में बेवकूफ़ है, क्योंकि वो 6 महीने में कुछ नहीं कर पाया, तो 1 घंटे में 2 घंटे में या एग्जामिनेशन से 1 घंटे पहले जो किताब लेके बैठा होगा वो भी बेवकूफ़ है। जब वो 6 महीने में कुछ नहीं कर पाया तो उस 1 घंटे में या पार्टिकुलर 1 डे में क्या कर लेगा। तो कल का दिन जो है वो एकदम मस्त है, शांति से रहने का है आपको, और अच्छी लोगों के पास बैठना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है, पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव होकर ही एग्ज़ाम में जाना है। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए अग्रिम रूप से शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, और डेफिनेटली हम उनसे मिलेंगे भी, चाहे आप मिलने आओ या ना आओ, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की। जो भी आपका एग्ज़ाम है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से जाए, आप निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। इन्हीं अग्रिम शुभकामनाओं के बाद साथ में इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।